Nobody has understood exactly what all has happened. And everybody has tried to explain the situation in their own fashion. And so much has come that if I read all the news, then I also will get confused at what exactly has happened. कल्पना कीजिए कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो और सिर्फ 30 साल की उम्र में आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसे गिन भी ना सकें। लोग आपको स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहने लगे और जिस भी स्टॉक पे आप हाथ रख दें उसकी कीमत आसमान छूने लगे। That's a great situation. क्या ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हुए? ये तो बस इस इंसान की जीवन की एक छोटी सी झलक ही थी। द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट, या जैसा कई लोग कहते हैं 1992 स्टॉक मार्केट घोटाले का मास्टरमाइंड हर्षद मेहता। ये घोटाला इतना बड़ा था कि आज की तारीख में अगर हिसाब किया जाए तो ये लगभग 24,000 करोड़ का था। रिसेंट टाइम के किसी भी बैंक घोटाले से बहुत बड़ा। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म राजकोट में 29 जुलाई 1954 को हुआ था। उनका बचपन मुंबई में बीता, जहां उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद हर्षद ने 8 साल तक कई जगह पर छोटी छोटी नौकरियां की। I can say that I had the opportunity to have exposure in my life of ups and downs of various different business, going through the different cycles. I don't think any MBAs or any business person gets this kind of exposure like what all I have got. स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी हासिल करने के बाद 1984 में ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम से खुद की कंपनी शुरू की, जिससे उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर मेंबरशिप मिली। इसके बाद हर्षद ने कभी मुड़ के नहीं देखा और वो स्टॉक मार्केट का बादशाह बन गया। हर्षद के अचीवमेंट्स देख के लोग उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल बुलाने लगे। हर्षद ने अपनी जॉइंट फैमिली को साथ रखने के लिए मधुली हाउस इनकॉर्पोरेटिव सोसाइटी में 9 अपार्टमेंट्स खरीद के उन्हें मर्ज कर दिया था। हर्षद को लग्जरी कार्स का भी बहुत शौक था और उसके पास कई इंपोर्टेड कार्स थी, जिनमें से एक थी टोयोटा लेक्सस, जो उस वक्त मुंबई के अमीर भी आसानी से नहीं खरीद सकते थे। आप सोच रहे होंगे कि ब्रोकरेज फर्म में काम करने वाले एक आम एम्प्लॉय ने ऐसे कैसे अपनी जन्नत बना ली। घोटाले को समझने से पहले आपको हम रेडी फॉरवर्ड डील और बैंक रिसीट्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाते रहें। रेडी फॉरवर्ड डील या RFD दो बैंक्स के बीच में होने वाली एक ऐसी डील होती है जिसमें ब्रोकर के थ्रू बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज दूसरे बैंक्स को बेचते हैं और बाद में वही सिक्योरिटीज रीपरचेज करते हैं। सेल को कंफर्म करने के लिए बैंक्स BR या बैंक रिसीट इशू करते हैं, जो दूसरे बैंक्स के ही नाम पे इशू होती हैं, किसी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं। लेकिन हर्षद मेहता के केस में ऐसा नहीं होता था। क्योंकि हर्षद एक रेप्यूटेड ब्रोकर था, इसलिए बैंक्स डायरेक्टली हर्षद के ही नाम पे चेक्स इशू कर देते थे। हर्षद बैंक से थोड़ा टाइम मांगता था और दूसरे बैंक के पास जाके सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पैसा ले लेता था। ये जो टाइम हर्षद मांगता था, इस टाइम में बैंक्स के पैसों को हर्षद स्टॉक मार्केट में लगा देता था। जब सिक्योरिटीज देने वाले बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पैसा मांगते थे, हर्षद किसी और बैंक के पास जाकर उससे पैसा लेकर पहले बैंक को दे देता। यही प्रोसेस को हर्षद रिपीट करता और ये एक चेन बन चुकी थी। हर्षद बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए फेक बैंक रिसीट्स भी यूज करने लगा। उसे अब तक इंडियन फाइनेंस और बैंकिंग सिस्टम के फ्लॉज समझ आ चुके थे और उन्हें वो अपने टूल की तरह यूज करने लगा। इसके लिए हर्षद छोटे बैंक्स का इस्तेमाल करता था, जिनमें बैंक ऑफ करड और कोऑपरेटिव मेट्रोपॉलिटन बैंक्स शामिल थे। क्योंकि ये बैंक्स इतने बड़े नहीं थे, इसलिए हर्षद बैंक रिसीट्स को ज्यादा वक्त तक भी होल्ड कर सकता था। हर्षद RFD और BR के फ्लॉज का यूज करके इतना पैसा स्टॉक मार्केट में इंजेक्ट करता था कि एक बार उसने ACC के शेयर को 200 से सीधा 9,000 पहुंचा दिया था। बहुत कम टाइम में सीधा 4,400% का इंक्रीमेंट। इस स्कैम का भांडा सुचेता दलाल नाम की जर्नलिस्ट ने फोड़ा था और जैसे ही हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम बाहर आया, मार्केट ने इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखी। पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल चुका था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इस घोटाले में कई बैंक अथॉरिटीज और पावरफुल लोग शामिल थे। फेक बैंक रिसीट्स की खबर बाहर आते ही विजया बैंक के चेयरमैन ने सुसाइड कर ली और P चिदम्बरम को भी रिजाइन करना पड़ा। बेल मिलने पे हर्षद ने उस वक्त के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव पे भी 1 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे किसी भी आरोप को नकार दिया और CBI जांच में भी रिश्वत लेने का कुछ खास सबूत नहीं मिला। ना जाने कितने लोगों ने शेयर मार्केट में अपना पैसा खोया। हर्षद, जो एक वक्त तक उन लोगों के लिए भगवान था, अब एक श्राप बन गया था। It's too much of a swing from top to the bottom, again bringing it back, and I won't say that I am hero. Let me be what I am and I am proud of what I am. That's all. हर्षद पे 72 क्रिमिनल ऑफेंसेस का चार्ज लगाया गया। 3 महीने कस्टडी में रखने के बाद उसे बेल दी गई। My experience at CBI was very tough. In the history of CBI itself,
I don't think anybody has undergone so much of so lengthy interrogations. 65-70 people interrogating at different times with different influences, different methods, different style. Everybody has their own style, and they claim that yes, everybody is capable of bringing out the information. Like there was a competition going on there, who gets the information first. The approach was more to build up a mental pressure, but that itself is terrible. Mental pressure, how can you stand that? उसे किसी भी टाइप की ट्रेडिंग से बैन कर दिया गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो ये तक कह दिया कि हर्षद पे 11,000 करोड़ का टैक्स बकाया है। Income tax slapping a huge, ridiculous amount of 10,000 crore and odd as income tax. Could that will help me to be getting one of a noted person in Guinness Book of Record, having the highest tax liability on. काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद हाई कोर्ट ने 1999 में उसे 5 साल की कैद की सजा सुनाई और थाने जेल भेज दिया। 31 दिसंबर 2001 की रात हर्षद ने चेस्ट पेन की शिकायत की और उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। 47 साल की उम्र में हर्षद की हॉस्पिटल में मौत हो गई। कई लोगों का आज भी मानना है कि हर्षद ने कोई क्राइम नहीं किया था, बल्कि उसने तो सिर्फ सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया था जो ऑलरेडी सिस्टम में ही थी। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि हर्षद अकेला नहीं था इस घोटाले में, बल्कि कई और इन्वेस्टर्स भी शामिल होंगे, लेकिन क्योंकि हर्षद का नाम ऑलरेडी लाइमलाइट में था, इसलिए उन सब लोगों ने मिलकर जर्नलिस्ट के थ्रू हर्षद को फंसा दिया। How things are being discriminated against me. First of all, the big gap is that this whole scam or whatever you call irregularities has been not committed by any one person or any one group of persons. It is the whole business. Lately it came out that yes, it has been the system of the market and 80% of the trading volume has been going beyond RBI regulations. एक समय पे जो स्टॉक मार्केट का राजा था, वो लोगों के लिए बाद में सबक बन गया कि सिस्टम के लूप होल्स या कमियां क्या करवा सकती हैं देश में। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।